टॉपिक है जो है फाइनेंशियल मार्केट। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे हम जिनके पास सरप्लस है या जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेके जिनके पास कम है उनको देते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट का आप एक तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हो कि जिनके जैसे आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप लगाते हो और वो पैसा किसको मिलता है, जिस कंपनी को ज़रूरत होगी उसको मिलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट हमने दो उसमें डिवाइड कर रखी है, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट वो वाली मार्केट है जहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है ना वो हम डील करते हैं पर वो 1 साल से कम के लिए डील करते हैं। मतलब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे को बस 2 महीने के लिए पैसे चाहिए तो वो मनी मार्केट में आ जाएगा। तो लेस देन 1 ईयर मतलब 11 महीने और 20 दिन भी हुए तो भी मनी मार्केट में आएगा। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट। तो जो भी आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत होगी ना पैसों की वो मनी मार्केट में आता है। थोड़े से इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब किस तरीके के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जैसे जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें मनी मार्केट में हम डील करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी हैं आप देखो एक बार। हाँ, तो पहला होता है कॉल मनी। कॉल मनी कौन यूज़ करता है? तो ये इंटर बैंक होती है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक यूज़ करता है। किस लिए? अगर किसी बैंक को एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अगर कुछ पैसे चाहिए तो वो कॉल मनी का ऑप्शन यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे एक बैंक को मान लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक को CRR रखना होता है, SLR रखना होता है। मान लो आज इसको 100 रुपये इसमें डिपॉजिट किए थे, इसने पूरे 100 का ही लोन दे दिया पर इसे 10 रुपये तो CRR रखना था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक से बोलेगा कि भाई मेरे को थोड़े एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत है तो मेरे को तू थोड़े से पैसे दे दे। तो वो जो उससे एक दिन के लिए पैसे लेगा ना तो वो कॉल मनी का ऑप्शन यूज़ करेगा। ठीक है, और अगर एक दिन से ज़्यादा पैसे चाहिए, मतलब 2 से 14 दिन के लिए पैसे चाहिए, तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। तो अगर एक दिन से कम के लिए या एक दिन या एक से कम के लिए पैसे चाहिए तो कॉल मनी का यूज़ करेंगे। अगर 2 से 14 दिन के लिए चाहिए तो नोटिस मनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें आता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? मान लो जो रिक्वायरमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ जाए पैसे की कुछ दिन के लिए। मान लो कि उसको पता है कि सौरभ टैक्स देने वाला है, कोई सौरभ है वो टैक्स देगा पर देगा वो मुझे सितंबर में। उसको पता है टैक्स के पैसे आने वाले हैं, तब तक उसे अपने खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो क्या करेगा, टी बिल इशू कर देगा कि भाई मेरे 6 महीने बाद तो पैसा नहीं चाहिए। तो टी बिल क्या होता है कि एक बिल होता है जो, और इसे सेल करता है कौन करेगा, इसे सेल RBI करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो टी बिल कैसा होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे इस पे लिखा है ना, ये टी बिल है एक। तो ये 10 रुपए का टी बिल मान लो इसे। तो टी बिल क्या होगा कि गवर्नमेंट इसको मार्केट में, RBI इसको गवर्नमेंट के उस पे बिहाफ पे मार्केट में उतार देगा कि भाई गवर्नमेंट को 10 रुपए की जरूरत है तो ये मैं वो टी बिल बेच रहा है। आप बोलोगे कि हाँ मैं ले लूंगा। तो बट टी बिल जो इशू होता है ना ये डिस्काउंट पे इशू होता है। मतलब इसका मतलब डिस्काउंट पे इशू होता है, इसका मतलब ये है कि अगर इस पर 10 रुपये लिखा है ना तो ये इशू होगा 9 रुपये पे या 9 रुपये पे या 8 रुपये पे। तो मतलब जैसे आपने ये 8 रुपये में खरीदा और 6 महीने बाद इसकी वो पूरी हो जाएगी तो आप ये ले जाके दोगे तो आपको पूरे 10 रुपये मिल जाएंगे। जैसे डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पे 100 रुपये लिख दिया तो आपको ये मान लो 97 में RBI बेचने लग गया। तो आपको पता है कि आपने 97 में खरीदा तो 6 महीने बाद आपको इसके 100 रुपये मिल जाएंगे। समझे? ये होता है टी बिल। टी बिल कितने कितने दिन के लिए इशू कर सकते हैं? टी बिल 91 डेज के लिए इशू कर सकते हैं, 182 डेज के लिए कर सकते हैं, मतलब इसका दुगना इसका दुगना इसका दुगना, 91 182 364 डेज के लिए। तो टी बिल किस लिए होता है? जब गवर्नमेंट को बहुत शॉर्ट रिक्वायरमेंट होती है पैसे के लिए तो वो क्या करता है, टी बिल इशू कर देगा, किसी को भी कर देगा, पब्लिक को इशू कर देगा RBI। तो बहुत सारे पैसे क्या कर देगा, फिर जब 6 महीने बाद उसका वो टैक्स का पैसा आएगा तो ये लौटा देगा, अभी इससे यूज कर लेगा। तो जैसे आपको 100 रुपये का टी बिल है, आपको 90 रुपये में मिला तो आपको 10 रुपये का फायदा हो जाएगा, सबको फायदा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए टी बिल उतारते हैं। उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? ये भी सेम RBI ही करता है और गवर्नमेंट के लिए ही करता है। पर टी बिल्स क्या होता है, सबसे छोटा टी बिल 91 डेज के लिए होता है। अगर
उससे भी कम की ज़रूरत है, मान लो 2-4 दिन के लिए ही ज़रूरत है सरकार को, तो वो क्या करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू कर देगी। कैश मैनेजमेंट बिल्स होता है 91 डेज से कम के लिए, और ये भी सेम डिस्काउंट पे इशू होता है, मतलब 100 रुपये का है तो आपको जितने का 90-80 का किसी का भी मिल सकता है, और जब आप इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो आप जाके जिसको दोगे उसको वो पूरे 100 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर 91 डेज से कम है तो उसको बोल रहे हैं कैश मैनेजमेंट बिल, और अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर वो टी बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स में इशू करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद देखो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या बोल रहा है, इसको कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। वो सॉरी, इसको कौन इशू करता है, आरबीआई से जो ऑथराइज्ड बैंक्स होते हैं ना, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब जैसे एचडीएफसी को दे दिया, या फिर अडानी की किसी कंपनी को दे दिया कि उस पर भरोसा है, वो इसको इशू कर सकते हैं। ये किस लिए होता है, फॉर मोर देन 7 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम के लिए होता है। और इसमें मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, 1 लाख रुपए कम से कम इसमें, मतलब 1 लाख से कम का आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं इशू कर सकते, और ये भी सेम डिस्काउंट पे इशू होता है ना। और ये क्या करते हैं, बैंक ही बैंक के लिए करते हैं। ठीक है, एक होगा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या है, 90 डेज, ये सिर्फ 90 डेज के लिए होता है, और ये बैंक, हाँ, कमर्शियल बिल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप मान लो कि जैसे एक पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ चीज़ें खरीदी, इसने इसको बिल दे दिया 100 रुपये का। अब इसको बिल, उसने बोला कि मैं जो 100 रुपये का बिल है वो 6 महीने बाद दूंगा पैसे। अब बिल तो आपके पास आ ही गया, 100 रुपये आपको 6 महीने बाद मिलेंगे, पर आपको मान लो पैसे की ज़रूरत अभी पड़ गई, तो आप वो बिल लेके बैंक के पास जाओगे, आप बोलोगे कि भाई ये मेरे पास बिल है और मैं इसको, मुझे पैसे चाहिए। तो बैंक क्या बोलेगा कि अच्छा आपको 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे ना, तो मैं अभी इसके 80 रुपये दे देता हूँ, और 6 महीने बाद मैं ये बिल ले जाके ए को दे दूंगा, वो मुझे 100 रुपये दे देगा। तो आपने बोला कि हाँ हाँ मेरे को ज़रूरत है, तो आप वहाँ बैंक से डिस्काउंट करा लोगे अपना बिल, उसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। तो ये 90 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो कि जैसे आपको चेक दे दिया किसी ने, और वो 3 महीने बाद का दे दिया, पेमेंट आपको चाहिए अब कल ही, तो अभी तो वो चेक वो हो जाएगा कि उस पर डेट बाद की डली हुई है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दोगे, और बैंक मैनेजर से बोलोगे कि सर ये जैसे मेरा 1 लाख रुपए का चेक है, पर ये 3 महीने बाद मैं पैसे निकाल सकता हूँ, तो अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो बैंक वाला बोलेगा कि ठीक है, मैं 95,000 दे देता हूँ आपको, 5,000 रुपये मैं रख लेता हूँ, तब चेक होगा तो ये मैं उसमें जब मिलेगा पूरे 1 लाख रुपये मैं रख लूँगा, 5,000 का मेरा फ़ायदा हो जाएगा। वो बोलेगा कि ठीक है मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो कमर्शियल बिल इसलिए होते हैं, बैंक इन्हें एक्सेप्ट करता है, 90 डेज से ज़्यादा के नहीं हो सकते। तो आप ये समझ गए होगे। हाँ, अब हमारा मनी मार्केट खत्म हो गया, तो मनी मार्केट किसके लिए था, 1 साल से कम वाली के लिए। अब हम आएंगे कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट कौन सी होती है, बस आप मोटा मोटी ये ध्यान रखो कि जो 1 साल से ऊपर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हम लेते हैं, ये करते हैं, वो होता है कैपिटल मार्केट। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर होता है इसमें। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, जो हम नॉर्मल जो शेयर यूज करते हैं वो। कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट भी हमने दो, सॉरी, कैपिटल मार्केट भी हमने दो उसमें डिवाइड कर रखी है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। और इसको रेगुलेट, वहाँ पे तो रेगुलेट करता था आरबीआई, इसको रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है जैसे आईपीओ आया किसी भी कंपनी का, तो पहली बार ही यहाँ पे शेयर इशू होंगे। आईपीओ का मतलब यही है कि भाई सबसे पहली बार शेयर इशू हो रहे हैं। तो जो सबसे पहली बार जहाँ पे शेयर इशू होते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फ्रेश कैपिटल और फंड जहाँ पे रेज होते हैं, वो होती है प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे मतलब आज मुझे को पेटीएम के शेयर्स चाहिए, तो उसका आईपीओ तो पहले से आया हुआ है, तो उसके शेयर्स तो अलग अलग फ्लोट कर ही रहे हैं पहले से पहले। जैसे एलआईसी का शेयर चाहिए तो उसके तो शेयर फ्लोट कर ही रहे हैं, तो मैं जाके वहाँ पे आराम से खरीद लूंगा। तो ये वाले जो सेकेंडरी शेयर है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी में, है ना, वो जो स्टॉक मार्केट में पहले से ही वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, तो वो आ जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में कौन से आएंगे, जो सबसे फ्रेशली फंड रेज किए होते हैं, सबसे पहले हमने रेज किए, नई कंपनी थी उसने अपने आईपीओ लॉन्च किया, तो वो आएगा प्राइमरी मार्केट में। लॉन्च होने के बाद 3 महीने बाद आप उसके शेयर खरीदोगे तो वो जाके सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे। ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का बाइफर्केशन दे रखा है। ये आप अगर एक बार देखना, सॉरी, ये अगर आप देखना चाहो तो ये देख लेना, ये पढ़ लेना। इसमें लिखा होता है सिक्योरिटी ऑफ
सोल्ड बाय न्यू कंपनी, यहाँ पे ओल्ड कंपनी होता है। ओहो, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ दे रखा है, ओनली बाइंग शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, बोथ बाई, यहाँ पे खाली बाय बाय कर सकते हो आप, क्योंकि नहीं है बेच नहीं सकते, क्योंकि जब तक आया नहीं वो बेचोगे कैसे। और यहाँ पे बोथ बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। तो ये सब आप देख लेना, ये बहुत ईजी उसमें लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा। जो मैंने ऊपर बताया सेम यही है, आप एक बार पढ़ लेना, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अब कैपिटल कैपिटल मार्केट की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ऊपर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऐसे कैपिटल मार्केट्स के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तो क्या हो गया, इसका शेयर ही हो गया। शेयर आप सबको पता है शेयर क्या होता है। किसी भी, मतलब मान लो एक कंपनी है, उसकी उसकी जो वैल्यू है 100 रुपये है, और उसने ही 100 ही शेयर इशू कर रखे हैं, तो एक वैल्यू की शेयर 1 रुपये हो जाएगी। तो कंपनी कुछ, जो शेयर कुछ नहीं होते, वो ओनरशिप होती है। जैसे आपने 50 शेयर खरीदे, तो आपके पास 50% ओनरशिप हो जाएगी, अगर टोटल 100 शेयर हैं तो क्या, शेयर कुछ नहीं होता है, यूनिट ऑफ ओनरशिप होती है कि आपके पास कितनी हिस्सेदारी है। जितने ज़्यादा शेयर होंगे आपके पास उतनी हिस्सेदारी होगी। और शेयर से हमको क्या मिलता है, शेयर से हमको मिलता है डिविडेंड। शेयर भी हमने देखा है कि दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। बस आप इतना ही ध्यान रखो कि इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसका, डिवेंचर होता है। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिससे कि हम कर्जा लेते हैं, और इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। एक्सक्यूज मी। जैसे यहाँ मैंने डिवेंचर की फोटो लगा रखी है। इस डिवेंचर में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, डिवेंचर इशू कर देगा। डिवेंचर इशू कर देगा, उसमें लिखा होगा कि हाँ भाई मैं ये 100 रुपये का डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, और इस पर मैं 5% का ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, और जब ये 5 महीने बाद इसको जो भी ये डिवेंचर लेके आएगा उसको मैं 105 रुपये दे दूंगा। ठीक है। तो ये यही होता है, इसमें लिखा है इशूड बाय कंपनी। और कभी कभी सिक्योर भी हो सकता है, मतलब अगर कंपनी नहीं दे पाई तो कंपनी के जो एसेट्स होंगे वो जब बेचे जाएंगे उसमें से डिवेंचर की जो पेमेंट है वो कर देंगे। कभी कभी अनसिक्योर्ड होते हैं ये, तो ये इस पर लिखा होता है कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। और मीडियम से लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए देते हैं। और ये फुली पेएबल होते हैं कब, मैच्योरिटी डेट पे। मतलब मैंने अभी बताया आपको, जैसे 3 महीने बाद वो मैच्योर होना था, और उसमें 5% का इंटरेस्ट था। तो 100 रुपये में आपने खरीदा, तो 3 महीने बाद आपको 105 रुपये पूरे पूरे मिल जाएंगे। आप जाके अपना डिवेंचर का जो सर्टिफिकेट है ये दे के वहाँ पे वो दे दो, और आपको पूरे पूरे पैसे मिल जाएंगे। बॉन्ड्स कौन इशू करता है, बॉन्ड्स गवर्नमेंट एजेंसीज या लार्ज कॉर्पोरेशन करती है। सेम बॉन्ड्स भी डिवेंचर की तरह ही होता है, इसमें भी सरकार पैसे बोरो करती है। बॉन्ड में आपको लिख देगा कि भाई ये 100 रुपये का बॉन्ड है, और ये जब मेजोरिटी हो जाएगी इसकी, तो 10% का लोन है, मैं 110 रुपये आपको दे दूंगा। तो बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे को 100 रुपये चाहिए, तो 110 रुपये में 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 3 महीने बाद दे दूंगा, तो वो बॉन्ड इशू कर देता है। ठीक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड कर सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से किसी ने इसे इशू कर रखा हो। तो दो तरीके की मैंने आपको ऊपर पढ़ाई बताई दी है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी आ जाएगी, टी बिल्स आ जाएंगी, और वो बताया था आपको, ऊपर बताया था ना, ये कैश मैनेजमेंट बिल्स और टी बिल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है। और 1 साल से ऊपर वाला तो मैंने बताया बॉन्ड्स इशू करते ही हैं, अगर 1 साल से कम होगा तो टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, और वैसे ही वो बॉन्ड्स हो जाएगा। ये डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट का। आप एक बार इसे पढ़ लेना। जैसे मैंने बताया था कि रेगुलेट आरबीआई इसको सेबी करता है, 1 साल से कम के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है ना। इसमें वर्किंग कैपिटल जो छोटी मोटे खर्चे हैं उसके लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए होता है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, टी बिल, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, इक्विटी, प्रेफरेंशियल, डिबेंचर, बॉन्ड्स। ईजी में लिखा है, बस आप इसको पढ़ लेना एक बार। आपको जैसे रिस्क रहता है तो इसमें लेस रिस्क होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि इसमें लेस रिस्क इसलिए क्योंकि एक एक दिन के लिए पैसे ले रहा है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें बड़े टाइम के लिए दे रहा है, ऐसा हो कि भाई कंपनी डूब भी सकती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है। ये आप एक बार देख लेना, आराम से पढ़ोगे ना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने ऊपर पढ़ा ही दिया है आपको वैसे तो। अब थोड़ा सा आप देख लो ये सेबी के बारे में, कि सेबी क्या है। तो सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को,
और इसको स्टैट्यूटरी पावर मिली थी 30 जून 1992 को। इसका काम क्या है, तो ये रेगुलेट करता है जितनी भी हमारी सिक्योरिटी मार्केट है उनको। इसके फंक्शंस थोड़े से देख लो, तो आप ये समझ गए रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो स्टॉक वगैरह की जो उसको रेगुलेट करता है, और जितनी भी गलत प्रिवेंट जो माल प्रैक्टिस हो रही होती है जैसे हर्षित मेहता वगैरह, इनके सब कौन करता है, इसको सेबी नहीं किया था, ठीक है ना। और कोई भी फ्रॉड होने से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि भाई बस मैं एक शेयर बताऊंगा, उसमें आप पैसे लगाओ, पैसे ही पैसे, है ना। या फिर निफ्टी 50 में बताते हैं कि भाई आप इतने पे कॉल ले लो, पुट ले लो, ये सब बिना किसी मतलब तुक्केबाजी के बता देते हैं, बिना किसी रिसर्च के, तो उनको भी पकड़ने का काम सेबी का ही होता है। तो सेबी के नीचे कौन कौन है, सेबी के नीचे कुछ स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सी जगह होती है, जहाँ पे हम स्टॉक को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है। तो प्लेस प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर ऑफ ट्रेड सिक्योरिटी सच एज शेयर, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स मिलते हैं वहाँ पे, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। सबसे पहला कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये ओल्डेस्ट है एशिया का, 1875 में खुला था। और इसका जो पॉपुलर इंडेक्स है ना, इंडेक्स मतलब क्या होता है कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों के शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो सारी 50 कंपनियों का जो एक एवरेज बता देंगे ना कि इन पूरे 50 कंपनियों में एवरेज इनका बढ़ा है या घटा है, उसको बोलते हैं सेंसेक्स। तो बीएसयू में जितनी भी कंपनी लिस्टेड होंगी, तो उसमें जो टॉप कंपनीज होंगी उसका एवरेज निकाल के सेंसेक्स में बता देता है। तभी तो बोलते हैं ना सेंसेक्स बढ़ा, सेंसेक्स घटा। तो सेंसेक्स बढ़ा का मतलब ये है कि जो वो एवरेज कंपनीज थी उनका शेयर मोटा माटी बढ़ा है। जैसे 10 में से 8 का बढ़ा है, 2 का घटा है, तो मोटा माटी एवरेज आपको बढ़ा हुआ ही दिखेगा। तो इसका मतलब है कि वो बढ़ा है। तो सेंसेक्स क्या है, जो उसकी टॉप परफॉर्मिंग लिस्टेड कंपनीज होंगी उसकी क्या परफॉर्मेंस है। एक इसमें ऐसे आता है जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। और एनएससी लार्जेस्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओल्डेस्ट है, ठीक है ना। एनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ऐसे जैसे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था ना, ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है निफ्टी। जैसे आपने पढ़ा होगा ना निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का मतलब है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज होगी ना, उसका एवरेज क्या रहा, कि भाई वो आज बढ़ी है या घटी है। तो उसका एवरेज जो भी रहेगा उसको बोलेंगे निफ्टी। निफ्टी उसका एवरेज हो गया। तो जैसे निफ्टी ये बोल रहा है कि 50% बढ़ा, और 5 पॉइंट बढ़ा, 5 पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि वो जो टॉप 50 कंपनियां थी उसमें से मेजोरिटी का जो शेयर है आज ऊपर चढ़ा और बहुत कम का शेयर नीचे गिरा, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ यही था मेरे हिसाब से। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा।